Hello students, today we will discuss about the Newton's third law of motion. थर्ड लॉ में न्यूटन क्या कहता है कि whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. वो क्या कहते हैं, यदि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करती है. इट मीन्स क्या कह रहे हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जब भी आप कोई एक्शन करोगे, कोई कार्य होगा, यानी कि किसी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो उसके अपोजिट में सेम फोर्स विल बी अप्लाई. वो उतनी ही फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगी. फिर क्या हो रहा है, पहले एक बार ये नोट्स क्लियर कर लो, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ है. दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जो फोर्स वापस आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस एन इक्वल एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज. फिर दोनों ही बॉडी में जब फोर्स अप्लाई हो रही है तो एक जैसा एक्सेलरेशन क्यों नहीं आ रहा है, ऑन विच दे एक्ट, जिसके ऊपर वो कार्य कर रही है. हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, वो बॉडी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, तो दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन आना चाहिए था वो एक जैसा क्यों नहीं आ रहा. उसका कारण क्या है, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास, वेयर एज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी लेस इन बॉडी हैविंग मोर मास. अब क्या है, जो दिक्कत आ रही है कि दोनों बॉडीज के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो एक जैसा नहीं हो रहा है. उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बॉडी का मास है. यदि हम किसी हैवी टेबल्स को पुश करते हैं तो टेबल तो पुश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, परंतु हमारी बॉडी जो है वो पुश नहीं हो रही है. अब कारण क्या है कि उस हैवी टेबल से भी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मास था, तो जो मास रह गया है टेबल का वो कम है, इसलिए वो तो पुश हो रहा है, उसमें तो एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, पर हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है. इट मीन्स क्या हो रहा है कि फोर्स तो दोनों तरफ से अप्लाई हो रही है. फोर्स तो उसने भी लगाई थी, टेबल ने भी, परंतु हमारा मास ज़्यादा होने के कारण से हमारे अंदर जो मोमेंट एक्सेलरेशन है वो दिखाई नहीं देता है. तो जिसकी बॉडी का जो मास, अब सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके ऊपर हम यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हमने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर, तब जाके ये थोड़ा सा मूव हो पाया और ये इस पोजीशन पे पहुंच गया. ए से यहाँ ए पोजीशन थी, यहाँ पे बी पे पहुंच गया. ठीक है. अब इट मीन्स क्या है, इसके अंदर जो फोर्स अप्लाई है 100 न्यूटन की फोर्स ये भी अप्लाई कर रहा है. हमने 100 न्यूटन से थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे तब जाके ये मूव हो पाया. यानी कि जितनी भी फोर्स से ये मूव हो पा रहा है उससे स्लाइटली कम फोर्स, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ फर्श के साथ में लगी हुई है, और उससे ज़्यादा. अब अगर हमने 100 न्यूटन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और ये चल पाया तो कम से कम इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी यहाँ पे लगी हुई है. और जब हम इसको पुश करेंगे तो इसकी फोर्स हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है, बट हमारा मास ज़्यादा होने के कारण हम इसको मूव करके ए से बी पोजीशन के ऊपर पहुंचा देते हैं. एक एनर्जी की फॉर्म होती है, यहाँ पे दो चीज़ हैं. एक एनर्जी की फॉर्म में आगे आएगा चैप्टर के अंदर, वर्क एंड एनर्जी में. कई बार हम सपोज करो ये एक वाल है और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे. अब हमें पता है वाल के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आने वाला है, हैवी वाल है, ज़मीन के साथ टच है, तो ये मूव नहीं करेगी यहाँ से, ये ए पोजीशन पे ही रहेगी. आफ्टर सम टाइम्स वी फील टायर्ड, हम थक जाते हैं. तो हमारे क्या था, हमने जितनी भी एनर्जी थी वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम तो वर्क कर रहे हैं, हम क्या करें, इसको
पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दीवार को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। बट पुश करने के कारण से अब ये तो इतनी हैवी है कि अपनी जगह से मूव हो ही नहीं पाएगी। आफ्टर सम टाइम्स वी फील टायर्ड। तो जो एनर्जी गई कहाँ पे, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएट, वो एक दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो वो यहाँ पे एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस वाल के अंदर स्टोर हो जाती है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस दीवार के अंदर स्टोर हो जाती है। अब ये जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी का, ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे। परंतु अब यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया मिलके कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, वी वॉक ऑन द फ्लोर। अब ये फ्लोर है, अगर हम फ्लोर पे चल रहे हैं, आपने देखा होगा अगर स्मूथनेस ज़्यादा है फ्लोर के अंदर तो हम फिसल जाते हैं, चलना मुश्किल होता है। अगर रफ सरफेस है तो हम इजीली चल पाते हैं उसके ऊपर। तो वो क्या रहा है कि जैसे ही हम फर्श के चलने के लिए पिछले पैर से हम पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, जब भी आप चल के देखोगे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हम जब भी एक पैर उठाते हैं, जो पैर नीचे रह गया है वो थोड़ा सा पुश करता है फर्श को पीछे की तरफ, और इसी डायरेक्शन में जो फ्लोर है वो हमें आगे की तरफ मूव करता है और हम चलने में कामयाब होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी बोट से उतर के देखना, नीचे की तरफ जब आप बोट से उतरोगे तो जब आप इस तरफ जाओगे तो आप बोट को इस तरफ, जब आप जंप करते हो तो आप बोट ये पीछे की तरफ जाती है और आप यहाँ पे जंप करने में कामयाब हो पाते हो। तो क्या है, फोर्स दोनों तरफ अप्लाई हो रही है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि एवरी फोर्स जब हम एक्शन में आते हैं तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। या आपने ये बैलून हम एक लें, तो बैलून को आपने हवा में खूब छोड़ा होगा। जैसे ही बैलून में आप हवा भर के छोड़ते हो, हवा नीचे की तरफ आएगी और बैलून क्या है आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या है, एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होगी, तुरंत उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी और इस गुब्बारे को वो ऊपर ले जाएगी। इसी सिद्धांत के ऊपर आपके रॉकेट और जो एरोप्लेन है वो दोनों के दोनों इसी सिद्धांत के ऊपर बने हुए हैं। यानी कि ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। अब देखो आप कि होस पाइप क्या होता है, जो फायर मैन होते हैं, आग बुझाने वाले या पर्सन होते हैं, उनके पास जो पाइप होता है, ये हॉर्स पाइप नहीं है, होस पाइप, जिसमें से पानी की बहुत तेज बौछार आती है जो कि आग बुझाने में काम आता है। तो आपने देखा होगा कई बार वो क्या हो रहा है, जब ये नोजल है और ये पाइप है आपका, जैसे ही हम यहाँ से पानी की बौछार करते हैं, स्प्रे करते हैं यहाँ पे बहुत जोर की, ये पाइप जो है 2 से 3 दमकल कर्मी यानी कि फायरमैन इसको पकड़ पाते हैं। बड़ी मुश्किल होता है उनको पकड़ना। हो क्या रहा है, जितनी स्पीड से ये पानी आगे की तरफ जाएगा उतनी ही एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी अप्लाई होगी, और इस कारण से इस पाइप को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड ए होस पाइप फॉर फायरमैन। आग बुझाने वाले यात्री के द्वारा, कर्मी के द्वारा होस पाइप को पकड़ना मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि जब पानी जब आगे की तरफ जाएगा तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स विल बी अप्लाई, एंड दैट फोर्स जो लग रही है उसके ऊपर, उसी फोर्स के कारण अगर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं होगी उसके ऊपर तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। परंतु अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो फिर क्या है कि उसको पकड़ना मुश्किल होता है। राइफल में देखें, गन में देखो, जिसको भी कभी गन चलाते हुए देखा हो आपने, उसमें थोड़ा सा पीछे झटका लगता है, कंधे के ऊपर जर्क आता है, झटका आता है। क्यों? जब हम बुलेट आगे की तरफ जाएगी, किसी भी नाल में से बुलेट ऐसे निकलेगी तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स विल बी अप्लाई, और इस कारण से वो हमारे कंधे पे थोड़ा सा झटका लगता है। एक और जो हम देखते हैं
कारपेट, घर पे आप कारपेट को पीटते हो, यहाँ पे थर्ड लॉ और इनर्शिया दोनों ही चीज़ों का संगम होता है। जब आप कारपेट को पीटते हो तो कारपेट में एक मोमेंटम आती है, इस तरह की हिलता है वो। आप स्टिक से पीटते हो तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स, जैसे कि आपने ये कारपेट लिया और इसमें छोटे छोटे डस्ट आपने, क्योंकि हमें डस्ट बाहर निकालनी है इसकी, तो हम इससे क्या करते हैं, एक स्टिक से पीटते हैं और इस कारण से इसमें आगे पीछे की तरफ मोमेंटम आते हैं, ये मूव करता है आगे पीछे की तरफ ऐसे। अब हो क्या रहा है, जब हम इसके ऊपर पीटे हैं, फोर्स अप्लाई की, ये तो किस में आ गया, मोशन के अंदर आ गया, ये तो किस में आ गया, मोशन में अंदर आ गया। और जो ये पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट के अंदर हैं, इसलिए अब ये जब कारपेट पीछे की तरफ जाएगा यहां से, और ये सपोज करो इस पोजीशन पे आ रहा है, ये बी पोजीशन है इसकी, ये क्या है, बी पोजीशन है। अब क्या है, जैसे ये बी पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पार्टिकल तो अब भी यही है, सिर्फ कारपेट पीछे की तरफ गया तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स क्या है, फॉल डाउन, नीचे गिर जाएंगे। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे विल फॉल डाउन, और कारपेट पीछे की तरफ गया है, इस प्रकार से हम इसमें से डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। यही कारण होता है कि जब आप किसी भी ट्रेनी को ये शेक करते हैं, शेक का मतलब क्या था, हिलाना, किसी वृक्ष को आप जब हिलाते हो तो क्या हो रहा होता है वहां पे, जैसे ही हम इसको हिलाएंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तो रेस्ट के अंदर है, परंतु ये जो टहनी है ये मोशन में आ रही है, और इसके कारण से जो पत्ते हैं वो स्टिल रेस्ट। हमने क्या किया है, एक टहनी को पकड़ के हिलाया, आपने देखा होगा कुछ पत्ते गिर जाते हैं, फ्रूट गिर जाते हैं, अगर आप किसी टहनी को शेक करते हो, हिलाते हो जोर से। अब हो क्या रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो लीव्स थे या उसके ऊपर कोई आपने जामुन का पेड़ हिला दिया है, अमरूद का पेड़ हिला दिया है, तो वो नीचे गिर रहे हैं। तो क्या था, जो फल थे या जो आपके पत्ते थे वो तो रेस्ट में थे, और जो टहनी है वो मोशन में आ गई है। अब टहनी आगे पीछे हिलेगी और वो पत्ते वही हैं या वो आपकी जामुन वगैरह वही है, तो क्या हो रहा है, उस कारण से फिर आपका ये पत्ते और फल नीचे गिर जाते हैं। तो कुछ एक ये एग्जाम्पल थे आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से। क्लियर।